बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम बायोलॉजी की सब ब्रांचेस के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन और मेन ब्रांचेस के बारे में स्टडी किया था। हमने बायोलॉजी को डिफ़ाइन किया था स्टडी ऑफ लाइफ, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो स्टडी की जाती है उसको बायोलॉजी कहते हैं। अब हम बायोलॉजी की सब ब्रांचेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हमें बताती है फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का किस तरह का स्ट्रक्चर है, इसके बारे में जो ब्रांच हमें बताती है वो है मॉर्फोलॉजी। आप इस ब्रांच को किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लिविंग ह्यूमन बीइंग और लाइन में इन दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साइज़ में भी डिफरेंस है, इनके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है और शेप में भी डिफरेंस है। इन डिफरेंसेस के बारे में या इनके साइजेस के बारे में या शेप्स के बारे में जो ब्रांच हमें बताती है दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। सेकंड ब्रांच है हमारे पास एनाटॉमी। एनाटॉमी हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताती है, यानी मॉर्फोलॉजी हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एनाटॉमी हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। जैसे आप देखें ना, आप इस ब्रांच को किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक हाउस है, घर है, तो आपने उसको आउटर साइड से देख लिया। अब इस तरह उस घर को अब आपने इनर साइड से देखना है कि उसमें कितने रूम्स हैं, ड्राइंग रूम है, किचन है, सिंगल पोर्शन है या डबल स्टोरी है, इन चीज़ों के बारे में देखना है ना आपने। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि उनके अंदर किस तरह के इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है। इन तमाम चीज़ों के बारे में जो ब्रांच हमें बताती है वो एनाटॉमी है। थर्ड ब्रांच है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज़ के बारे में बताती है, टिश्यूज़ के बारे में। अब टिश्यूज़ जो हैं वो सेल से मिलके बने हैं। सेल हमारे पास बेसिक यूनिट है लाइफ का, उन ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, टिश्यू। जैसे एक स्टूडेंट है ना, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हों तो क्या बनती है, क्लास बनती है। इसी तरह हमारे पास सेल्स जब मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं। तो वो ब्रांच जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज़ के बारे में बताती है वो है हिस्टोलॉजी। इधर यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है एपिथेलियल टिश्यूज़ की। ये जो टिश्यूज़ है ना, ये हमारे पास स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। स्किन की जो अपर सरफेस होती है ना, यहाँ पे हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। देन हमारे पास फर्दर जो ब्रांचेस हैं उनमें है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी जैसे नेम से रिप्रेजेंट है कि सेल के बारे में बताती है। अब एक सेल, पीछे हमने देखा टिश्यूज़ को, अब हम उससे भी बेसिक लेवल पे सेल पे आ गए हैं। इनके फर्स्ट हमने देखा था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से हम इनवर्ड मूव किया, हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा। इंटरनल स्ट्रक्चर से हमने टिश्यूज़ को देखा। अब टिश्यूज़ से बेसिक लेवल सेल पे, ठीक है। तो अब हम सेल के बारे में क्या जानना चाहते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर किस तरह का है और वो किस तरह का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। जैसे क्लास में एक स्टूडेंट है ना, तो वो किस तरह का जो है वो फंक्शन करता है, मतलब वो किस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है क्लास में, तो उसके बारे में जो है वो हमें पता करना है। तो इसी तरह हम सेल के फंक्शन के बारे में देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या तमाम सेल्स जो हैं वो एक तरह का ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं या हर सेल डिफरेंट तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे एग्जांपल है एनिमल सेल की और प्लांट सेल की। अब आपको मैं इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में बताऊंगी कि इन दोनों सेल्स में स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या डिफरेंस है और इनमें फंक्शन के लिहाज से जो है वो क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखिए, हमारे पास जो एनिमल सेल है ना, दिस इज़ एनिमल सेल। तो एनिमल सेल और ये है हमारे पास प्लांट सेल।
एनिमल सेल की जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास ना बना होता है सेल मेम्ब्रेन से, यानी कि एनिमल सेल की जो आउटर लेयर होती है वो किस चीज़ की होती है, सेल मेम्ब्रेन की। जबकि प्लांट्स में हमारे पास जो आउटर लेयर है वो सेल वॉल की होती है, सेल वॉल की, और उसके इनर साइड पे जो है वो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरली डिफरेंस है। देन हमारे पास फंक्शन में क्या डिफरेंस है। अब आपने एनिमल्स के बारे में हम जानते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, वो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन प्लांट जो सेल्स हैं ये अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ये इनका फंक्शन है ना कि ये फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं, और हम जो है वो फूड फ्रूट्स से या वेजिटेबल से, वो प्लांट्स से ही लेते हैं। तो ये इनका फंक्शनली डिफरेंस हो गया। अब देन सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं। जिस तरह हमारे पास सेल बेसिक यूनिट था, तो इसके अंदर कुछ मशीनरी है, आप ऑर्गेनेल्स को मशीन कह सकते हैं, कि जो कि ये फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करती हैं। अब ऑर्गेनेल्स में हमारे पास जो सबसे मेन ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो एटीपी की फॉर्म में सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। अब देखें, जब आप खाना खाते हैं तो आपके अंदर एनर्जी आती है। अब अगर आपके अंदर एनर्जी है ही नहीं तो आप कोई भी जो टास्क है, अपना होमवर्क है या अपना स्टडी का जो पीरियड है उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह अगर प्लांट्स के सेल के अंदर एनर्जी ही नहीं होगी तो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी तरह जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं वो डिफरेंट जो है वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं सेल के अंदर। जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो है ना हमें डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी हमारे जो आर्म्स हैं, हैंड्स हैं, तो हैंड्स को हम क्या किस लिए यूज़ करते हैं, कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए किसी चीज़ को। तो ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट है ना, और इसका फंक्शन क्या हुआ, कैच करना, पकड़ना। देन हमारे पास जो लेग्स हैं, लेग्स भी हमारे पास पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो लेग्स को हम किस लिए यूज़ करते हैं, वॉक करने के लिए यूज़ करते हैं, रन करने के लिए यूज़ करते हैं, क्लाइंब करने के लिए, चढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड जो ब्रांच हमें बताती है वो है फिजियोलॉजी। देन हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स हमारे पास किस चीज़ के बारे में बताती है, स्टडी ऑफ जीन्स। जैसे जेनेटिक्स से रिप्रेजेंट है, आप फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स को देखें ना, जीन, तो ये हमें किसके बारे में बताती है, जीन्स के बारे में। और इसका किस चीज़ में रोल है, इनहेरिटेंस में रोल है। अब जीन्स क्या होती हैं, हमारे पास जो क्रोमोसोम होता है, ये देखिए ये हमारे पास क्रोमोसोम है। तो इस क्रोमोसोम पे हमारे पास जीन्स, इस तरह ना डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो जीन्स हैं इनकी स्टडी को हमारे पास क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। अब हमारे पास इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस है एक करैक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होना। अब करैक्टर क्या है, आई कलर जो है ना, आँख का रंग, वो करैक्टर है। अब इसका पेरेंट से चाइल्ड में जाना, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होना, इसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास हाइट, वो भी करैक्टर है, हेयर कलर जो है वो भी हमारे पास एक करैक्टर है। तो इन करैक्टर्स का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास करना इनहेरिटेंस कहलाता है। देन हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी भी हमारे पास टर्म से ही रिप्रेजेंट है, एम्ब्रियो के बारे में बताती है कि एम्ब्रियो जो है वो किस तरह से डिवेल्प करता है इंडिविजुअल में। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास स्पर्म होता है जो कि
यूनाइट करता है एग के साथ। स्पर्म जब एग के साथ मिलता है तो क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में प्रोसेस होता है, प्रोसेस के नतीजे में बनता है एम्ब्रियो। अब ये जो एम्ब्रियो है लेटर ऑन जो है हमारे पास इसमें प्रोसेसेस होते रहते हैं, देन हमारे पास बेबी में जाके फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तमाम की स्टडी को क्या कहते हैं? जो है वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। और इस तमाम डेवलपमेंट को हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है टेक्सोनोमी। इस ब्रांच में ना हम स्टडी करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनकी नेमिंग किस तरह से की जाती है और उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरह से की जाती है। जैसे पहले मैं आपको एक सिंपलर एग्जांपल से समझाती हूँ। एक स्कूल है ना हमारे पास, स्कूल है तो स्कूल के आगे क्या होती हैं? ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस से नेक्स्ट है क्लास। क्लास से नेक्स्ट स्टूडेंट्स को ऑर्डर में बिठाया गया है। ऑर्डर के बाद हर स्टूडेंट से उसकी फैमिली पूछी जाती है। फैमिली के बाद फादर का नेम, फादर नेम और देन स्टूडेंट नेम। अब इसी तरह हमारे पास हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो क्लासीफाई करते हैं। अब आपने जो है ना वो सीक्वेंस को देखना है। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो हम स्कूल के लेवल पर रख देते हैं किंगडम। किंगडम के बाद हमारे पास आता है फाइलम। फाइलम के बाद आती है क्लास। इसी तरह ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जहाँ पे फादर रखा है ना वहाँ पे जेनरिक नेम और एस हमारे पास करता है, यहाँ पे स्टूडेंट का था तो यहाँ पे स्पीशीज़। इस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जैसे ह्यूमंस का हमारे पास क्या, ह्यूमंस को हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है यहाँ पे ऑर्डर जो है ना, सबसे पहले किंगडम आना है, फिर जो है वो फाइलम इसकी प्लेसमेंट पे आएगा और देन क्लास, ऑर्डर, देन फर्दर इसी तरह कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो ह्यूमंस हैं इनका किंगडम होता है एनिमेलिया। इनका किंगडम होता है एनिमेलिया, यानी ये किस किंगडम से बिलोंग करते हैं? एनिमल्स से। इनका फाइलम होता है कॉर्डेटा। ठीक है, देन फर्दर इनकी जो है वो क्लास आती है, फिर ऑर्डर आता है, फिर देन हमारे पास फैमिली आती है होमोनाइडी, देन हमारे पास इसका जेनरिक नेम आता है होमो और लास्ट पे स्पीशी नेम सैपियंस। तो आपको अगर सिर्फ रिमेंबर रखना है तो सिर्फ ये याद रखना है कि किंगडम कौन सा है, जो कि है एनिमेलिया, और इनका जो है जेनरिक नेम क्या है? होमो सैपियंस। ये जेनरिक नेम है और ये हमारे पास स्पीशी नेम है। देन हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है पैलेंटोलॉजी। अब पैलेंटोलॉजी हमें किस बारे में बताती है? फॉसिल्स के बारे में। यानी अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो गया ना, तो डेड होने के बाद वो दफन हो गया ज़मीन में, तो उससे कुछ ना कुछ ट्रेसेस रह जाते हैं। तो उन ट्रेसेस की मदद से जो हम स्टडी करते हैं वो तमाम अंडर आती है पैलेंटोलॉजी के, और ये हमें बताती है एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ये बात याद रखनी है। अब ऐसा नहीं है कि अगर एक लाइन है तो हमारे पास डेड हो गया। अब लाइन सिर्फ एक तो नहीं है इस दुनिया में, भी लाइन अभी एग्जिस्ट करते हैं, तो हम उसको फॉसिल नहीं कह सकते। ठीक है ना, वो हमारे पास फॉसिल तो होगा लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि वो अभी एनिमल जो है वो एक्सटिंक्ट नहीं हुआ। लेकिन पैलेंटोलॉजी में हम उन एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए हैं, यानी जो कि दुनिया में पाए नहीं जाते। जैसे डायनासोर्स के बारे में आपने सुना होगा, तो डायनासोर अब इस दुनिया में कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करते। तो डायनासोर की जो स्टडी है इसके बारे में हमें कैसे पता चला कि डायनासोर जो थे वो पिछले टाइम में एग्जिस्ट करते थे। तो हमने फॉसिल्स, उसके फॉसिल्स को स्टडी किया, देन हमें पता चला। तो ये तमाम जो स्टडी है वो पैलेंटोलॉजी के अंदर आती है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में जो है वो हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, यानी कि
लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या चीज़ बेटर है, ठीक है, वो तमाम हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आती है। यानी इसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। बायो मीन्स लाइफ और टेक्नोलॉजी कि हम नई नई चीज़ों को जो है वो डिस्कवर करते हैं लाइफ की बेटरमेंट के लिए। जैसे अगर कोई डिज़ीज़ वगैरह हो तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं ताकि उस डिज़ीज़ से जो है वो रिलीफ मिल सके, ठीक है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है इम्यूनोलॉजी नेम से रिप्रेजेंट कर रहा है इम्यून, जो हमें इम्यून सिस्टम के बारे में बताती है। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो कि माइक्रोब्स, जो हमारे पास माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं ना, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, इनसे फाइट करता है। अब आप देखिए, इससे भी कंट्री को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग उसकी आर्मी की बेसिस पे कहा जाता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा आर्म फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज़्यादा वो कंट्री जो है वो पावरफुल होगा। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप समझ सकते हैं कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो आर्म फोर्सेस हैं। तो कोई भी अगर न्यू पार्टिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है जो कि डेंजरस है, तो उससे क्या करते हैं, वो फाइट करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास अगर हमारे कंट्री में कोई अपोनेंट दुश्मन आ जाए तो हमारी आर्मी उससे टैकल करती है, ठीक है, उससे फाइट करती है। इसी तरह हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो वायरसेस और बैक्टीरिया से फाइट करते हैं। तो जो पर्सन, अब आप देखें घर में 2 पर्सनस जो हैं वो इल हैं, बीमार हैं, और एक पर्सन जो है वो 2 दिन के बाद रिकवर हो गया और एक को जो है वो 2 वीक्स लगे हैं रिकवर होने में। तो इसका मतलब है कि जो पर्सन 2 दिन में रिकवर कर गया है, सेहतयाब हो गया है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी विल पावर, उसके वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये हमारे पास इम्यूनोलॉजी वो ब्रांच जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इम्यून सिस्टम के बारे में बताती है। नेक्स्ट हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है, जो हमारे पास ना, अब आप इन्वायरमेंट और बायोलॉजी से देख लें, जो इन दोनों के दरमियान इंट्रैक्शन को बताती है कि अगर हमारे पास इन्वायरमेंट में किस तरह के चेंजेस आ जाएं तो वो लाइफ को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है। जैसे अब अगर हीट बहुत ज़्यादा हो जाए तो जो ट्रीज़ हैं वो जो है येलोइश होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग पे भी इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरह अगर सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, डेथ होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह आप जैसे कोरोना वायरस आया हुआ है इन्वायरमेंट में, तो उसका लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट है कि डेथ्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, अमवात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो ये हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है, यानी कि ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान किस तरह का इंट्रैक्शन है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है सोशो बायोलॉजी, यानी कि एनिमल्स किस तरह का सोशल बिहेवियर शो करते हैं। अल्बिनाइंस जो हैं हमारे पास वो वाइल्ड बिहेवियर शो करते हैं, जंगली बिहेवियर शो करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सोशल बायोलॉजी के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास पैरासाइटोलॉजी है, यानी पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करना। अब पैरासाइट्स में जो है हुकवर्म और फ्लूक आ जाते हैं, और हमारे पास जो लाइस जुएँ होती हैं ना सरों में, वो भी पैरासाइट की ही एग्जाम्पल है। तो इन तमाम के बारे में जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं वो है पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करना, यानी मॉस्किटोज़ के बारे में स्टडी करना और बीज के बारे में, शहद की मक्खियों के बारे में। यानी कि मॉस्किटोज़ जो है वो किस तरह से हमारे पास प्लाज्मोडियम जो है जिससे बुखार होता है, इसको किस तरह से जो है वो एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफ़र करते हैं, और किस तरह ये तमाम प्रोसेस होता है। और बीज जो हैं वो किस तरह से जो है हनी को एक्यूमुलेट करती हैं, उनके क्या रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, वो तमाम चीज़ें हम एंटोमोलॉजी के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी फार्मेसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें हम ड्रग्स, मेडिसिन और उनके इफ़ेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं कि एक ड्रग है, मेडिसिन है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है ह्यूमन बीइंग के ऊपर। जैसे अगर आप पैराडोल ले लें तो उसका क्या इफ़ेक्ट है, वो क्या करती है, वो फीवर को या थकावट हो तो उसको लेस कर देती है, आपको पेन लेस फील होती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास हेडेक के लिए, सर दर्द के लिए भी ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट मेडिसिन जो हैं वो किस तरह से जो है ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, उन तमाम को हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं।